गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल 15 और 16 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपने आर्टिकल 15 और 16 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लो कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, नौकरियों में आरक्षण, शिक्षण स्थानों में आरक्षण, हर जगह जो आरक्षण का मुद्दा है उसके ऊपर आपकी एक बेहतर समझ बन जाएगी और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, आर्टिकल 15 में बताया गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पे सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक संपत्ति के प्रयोग में भेदभाव का निषेध करता है। अब आपको हो सकता है ये बात समझ में ना आई हो, क्योंकि जब तक मैं इसको आम भाषा में नहीं बताऊंगा आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं? जैसे कोई हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट सरकारी कोई पार्क है, ये सार्वजनिक स्थानों के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है वहाँ का, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है उसका जो फर्नीचर है वो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है। वो सार्वजनिक मतलब जो सब लोगों की संपत्ति है, जो किसी एक की नहीं है, सार्वजनिक है, जो सबके इस्तेमाल के लिए बनाई। जैसे गांव में चौपाल है, वो जो संपत्ति है वो एक की चौपाल, एक आदमी की चौपाल नहीं है, वो सब गांव के सभी लोगों की चौपाल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर, जैसे हम कोई एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, कोई एक जगह ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं जैसे मंदिर। मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है क्योंकि मंदिर किसी एक आदमी का तो है नहीं, और मंदिर के अंदर कुछ चीजें भी रखी होती है, मूर्ति वगैरह, वो लगा लो कि सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, हम मंदिर के उदाहरण से आपको ज्यादातर बातें समझाने की कोशिश करेंगे। एक मंदिर है और मंदिर सार्वजनिक में स्थान में भी काउंट कर रहा हूं और उसको सार्वजनिक संपत्ति में भी काउंट कर रहा हूं। जो मंदिर है वहां पर कोई भी आदमी जा सकता है। मंदिर में गरीब आदमी भी जा सकता है, अमीर आदमी भी जा सकता है, मंदिर के अंदर हिंदू भी जा सकता है, मुस्लिम भी जा सकता है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 15 में लिखा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जब कोई आदमी सार्वजनिक स्थानों की या सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करने जाएगा तो कोई उसको इस आधार पे मना नहीं कर सकता, नहीं नहीं भाई तुम फला धर्म के आदमी हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। नहीं भाई, किसी भी धर्म का आदमी है तो वो वहाँ जा सकता है, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव को निषेध करता है, मतलब मना करता है। नस्ल के आधार पे जैसा नहीं हो सकता कि भैया देखो भैया ये एक मंदिर है, उदाहरण दे रहा हूँ, ये एक मंदिर है और ये एक सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर इस नस्ल के लोग तो अंदर आ सकते, इस नस्ल के आदमी नहीं आ सकते। तुम मणिपुर से आए हो, तुम मिजोरम से आए हो, तुम्हारी नस्ल अलग है, हमारी नस्ल अलग है, इस टाइप की बात करके भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये संविधान में लिखा है। जाति के आधार पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता भैया ये एक सार्वजनिक स्थान है, जैसे ये मान लो एक मंदिर है और यहाँ पे इस जाति के लोग तो इस मंदिर में जा सकते हैं पर इस जाति के लोग, निम्न जाति के लोग इस मंदिर में नहीं जा सकते। नहीं भाई, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये लिखा हुआ है। लिंग के आधार पे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता कि लड़के मंदिर में जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती, पुरुष जा सकते हैं, महिला नहीं जा सकते। नहीं, लिंग के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई या देखो तुम तो तमिलनाडु में पैदा हुए हो और तुम हरियाणा में पैदा हुए, तुम हरियाणा में पैदा हुए तो इसलिए तुम इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो और तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। नहीं भाई, जन्म स्थान के आधार पे, किसी के आधार पे, और साथ में आदि भी लिखा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट और भी कुछ ऐड कर सकती है, बता सकती है। कोई भी कई चीज इन किसी भी आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे, किसी भी आधार पे इनमें से सार्वजनिक स्थानों
पर जाने से और सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल करने से कोई मना नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो भेदभाव माना जाएगा, और इस भेदभाव को आर्टिकल में अच्छे से खोल के बताया गया है कि ये नहीं चलेगा, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस भेदभाव को मना किया गया। हाँ, इसके कुछ अपवाद भी, जैसे जैसे आप मंदिर में गए और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मंदिर में कह दिया गया कि भैया देखो, पहले महिलाएं मंदिर में जाएंगी, पहले बच्चे मंदिर में जाएंगे, उसके बाद पुरुष जाएंगे, बाद में जाएंगे। क्यों? फिर कई लोग कहेंगे ये तो भेदभाव हो गया भाई, महिलाओं बच्चों को पहले छूट दी गई, हमें नहीं दी गई। नहीं भाई, ये अपवाद है। महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा सकते हैं, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा भी बोला जा सकता है, सार्वजनिक स्थानों पर जैसे मतलब कुछ लोगों को ये कह दिया जाए कि ये बच्चे हैं, बच्चों को बैठने की जगह पहले दी जाए। जैसे सार्वजनिक संपत्ति में जैसे कोई सरकारी बस है, वो बस किसी एक आदमी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। वैसे भी प्राइवेट बस ही लगा लो, वो जैसे मान लो सार्वजनिक जगह पर वो कार्य कर रही है, सार्वजनिक अगर वो कार्य कर रही है तो उसको सार्वजनिक संपत्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति है और उसमें ये कहा जाए कि भाई महिलाओं को बैठने की जगह दी जा रही है, पुरुषों को नहीं बिठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सीट बचेगी तो पुरुष बैठेंगे, अदरवाइज महिला ही बैठेंगे। फिर कई लोग बोलेंगे तो भेदभाव हो गया, लिंग के आधार पर भेदभाव हो गया। नहीं भाई, ये भेदभाव नहीं है। ये क्योंकि संविधान में अलग से बता रखा है कि भाई इनके पक्ष में महिलाओं को, बच्चों को, एससी कैटेगरी के लोग हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं या अन्य वर्ग के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। और अगर वो भेदभाव किया भी जा रहा है अगर इनके पक्ष में, तो उसको सही मायने में देखा जाए तो उसको भेदभाव नहीं कहा जाएगा। अब देखिए, इसी में आगे बातें आती हैं। क्या आपको पता है 93वां संविधान संशोधन किया गया 2006 में, और ये आपको पता है 2004 से लेकर 2014 तक हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो कौन है? वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2006 में यानी मनमोहन सिंह के द्वारा, यानी मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा 93वां संविधान संशोधन किया गया, और आर्टिकल 15 में आर्टिकल 5 क्लोज जोड़ा गया। आर्टिकल 15 में क्लोज 5 को जोड़ा गया। ये 5 को हम क्लोज बोलेंगे। इसके द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों व निजी शिक्षण संस्थानों में सीटों को आरक्षण कर सकती है। यानी मान लो उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान कौन से होते हैं? जहाँ पे हम मास्टर डिग्री करने जाते हैं, ग्रेजुएशन करने जाते हैं। कॉलेजों की बात यहाँ पर की जा रही है, यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और वहाँ पर सरकार आरक्षण कर सकती है। ये कह सकती है कि भैया इस कॉलेज में इतनी सीटों पर एससी कैटेगरी के लोग ही भाग लेंगे और इतनी सीटों पर एडमिशन केवल ओबीसी का होगा और इतनी सीटों पर केवल, तो ऐसे आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ये बात मनमोहन सरकार ने कहा है। ये 2006 में कानून बनाया, संशोधन करके बनाया। किसके? सोचिए कि ये जो आर्टिकल जोड़ा गया इससे किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इसके द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वो उच्च शिक्षण संस्थान और निजी शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण कर सकती है। ये बताया नहीं गया कि आरक्षण किसको दिया जाएगा, बट एक अपने आप से अंडरस्टूड है आरक्षण जनरली किसको देने की बात कही जाएगी। हो सकता है महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, एससी कैटेगरी को आरक्षण दे दिया जाए, कोई तो आधार इनको अपनाना पड़ेगा ना। बट इन्होंने कह दिया कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण दिया जा सकता है। मनमोहन सिंह ने ये कानून अमेंडमेंट करके कानून बनाया 2006 में। अब हुआ क्या? पर आर्टिकल जो ये 15 है, ये वाला आर्टिकल 15 का जो सब क्लोज 5 है, इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि सरकार कानून बना सकती है। किन के लिए कानून बना सकती है? उनके लिए कानून बना सकती है जैसे यूनिवर्सिटी है, जैसे कोई कॉलेज है, ठीक है, और वो कॉलेज है पर्टिकुलर, जैसे सिख धर्म के लोगों के लिए वो कॉलेज खुला हुआ है, ठीक है, नो डाउट। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्योंकि जो सिख है वो धर्म के अनुसार भारत में अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक लोगों ने भारत में, सिख लोगों ने अपने लिए एक अलग से उनकी संस्था ने एक कॉलेज चला हुआ है, सिख लोगों के लिए कॉलेज खुला हुआ है।
और उस कॉलेज में अब कह दिया जाए, सरकार कह दे कि भाई ये सिख जो धर्म के लोगों का जो कॉलेज है, इसमें एससी कैटेगरी के लोगों के लिए इतना आरक्षण होगा, और हो सकता है सिख धर्म के लोग कहें कि नहीं भाई ये यहाँ पे नहीं, ये नहीं चलना चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए, सरकार के 2006 के कानून के अनुसार 2006 में जो कानून बनाया गया, 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार तो सरकार ऐसा कर सकती है। सीटों कुछ लोगों को सीटों पर आरक्षण दिया जा सकता है एडमिशन के टाइम पर कॉलेज में, बट नहीं, यहाँ एक्सेप्शनल केस है। अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या वो उच्च शिक्षण संस्थान अगर अल्पसंख्यकों से बिलोंग करता है, माइनॉरिटीज से अगर वो बिलोंग करता है, तो वहाँ पर ये कानून लागू नहीं होगा। यानी सरकार माइनॉरिटीज के लिए जो कॉलेज वगैरह उच्च शिक्षण संस्थान बने हुए हैं, वहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सीटों पर रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। यह विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान हैं, जो ये खोले गए हैं, किसके लिए खोले गए हैं? क्योंकि माइनॉरिटीज के लिए जो कॉलेज खोले गए हैं, वो ऑलरेडी माइनॉरिटीज को ही ध्यान में रख के खोले गए हैं। पहले ही उनको एक टाइप का ये रिजर्वेशन देने, एक टाइप से रिजर्वेशन ही हो गया। जब उनके लिए खोले गए हैं तो फिर अलग से उसमें आरक्षण डालना, तो ये माइनॉरिटीज के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए ये कहा गया है, माइनॉरिटीज के लिए खोले गए उच्च शिक्षण संस्थानों में जो ये आरक्षण है, ये नहीं चलेगा इस टाइप का सीटों के लिए एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, अब आर्टिकल 15 को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसमें आर्टिकल 15 में नौकरियों की बात नहीं कही गई है, इसमें कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के टाइम पर आरक्षण के बारे में बोला गया है, और ये भी बोला गया है कि सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी भेदभाव किसी भी व्यक्ति से नहीं किया जाएगा। अब हम आर्टिकल 16 के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। राज्य के अधीन, अब देखो खासकर ये बोला गया है राज्य के अधीन रोजगार, यानी केवल गवर्नमेंट नौकरियों की बात कही जा रही है, प्राइवेट नौकरियों की भी बात नहीं की जा रही है। राज्य के अधीन रोजगार में केवल धर्म, जाति, लिंग, निवास, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये बोल दिया है। जैसे मान लो कोई नौकरी निकल गई, ठीक है, कोई राज्य के अधीन कोई नौकरी निकली है, ठीक है, मान लो पटवारी की नौकरी निकल गई, तो हम धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते भैया इस काम के लिए हम इस धर्म के लोगों की नौकरी लगाएंगे, इस जाति के लोगों की हम नौकरी लगाएंगे, इस जाति के लोगों की हम नौकरी नहीं लगाएंगे, इस जगह पर पैदा हुए लोगों की हम नौकरी लगाएंगे, इस जगह पर पैदा हुए लोगों की हम नौकरी नहीं लगने देंगे। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा भाई रोजगार के मामले में। सीधी बात तो यही कही गई है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट इसके भी कुछ अपवाद हैं। कैसे अपवाद है देखिएगा, जो इसके अपवाद हैं, एक अपवाद तो यह है, संसद कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र की रोजगार की अनिवार्य योग्यता घोषित कर सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो महाराष्ट्र में नौकरी निकली, ठीक है, और वहाँ पर ये कहा दिया जाए कि महाराष्ट्र में जो ये नौकरियाँ निकली हैं, उनमें उन नौकरियों में केवल वही आदमी नौकरी लग सकता है जिसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ हो। यहाँ पर क्या किया गया, जन्म स्थान को एक क्या रख दिया, एक कंडीशन के तौर पे रख दिया गया। अभी तो बोला गया था जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, बट वो बोला गया है कि संसद कानून बनाकर निवास को किसी पर्टिकुलर एरिया का रोजगार की अनिवार्य योग्यता घोषित कर सकती है। जैसे मान लो कुछ एरिया ऐसा है कि वो वहाँ का पिछड़ा हुआ एरिया, और वहाँ पर वहीं के लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहा, और बाहर के लोग आकर वहाँ के सारे रोजगार छीन रहे हैं। तो कई बार उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वहाँ पर संसद में कानून बनाकर ऐसे रिजर्वेशन दिया जा सकता है रोजगार के मामले में। और फिर यहाँ पर बताया गया, धर्म से संबंधित संस्थानों में पद उस धर्म के विशेष के लिए अनुयायी के लिए आरक्षित हो सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, मान लो कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए मान लो कोई यूनिवर्सिटी खुली हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मान लो खुला हुआ है, और वहाँ का जो मान लो कि जो वहाँ का वाइस चांसलर है, मान लो कि वो वहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया गया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए खुली हुई थी, और मान लो वहाँ पर संसद में कानून बनाकर ये कानून बना दिया जाए कि यहाँ का जो वाइस चांसलर जो भी बनेगा वो हमेशा मुस्लिम ही होगा। वैसे देखा जाए तो भेदभाव है।
क्योंकि नौकरियों में किसी भी जाति का आदमी कुछ भी बन सकता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर धर्म को ध्यान में रख के ही खोली गई थी, तो उस मामले में ये वाली बेनिफिट दिया जा सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखना, पिछड़े वर्ग। अब ये नहीं बताया कि पिछड़े वर्ग में कौन आएगा, ये हमारी न्यायपालिका बताएगी। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। कोई मान लो पिछड़ा वर्ग है, जैसे कोई मान लो कोई कैटेगरी के लोग हैं, कोई आदमी ये मानता है कि जैसे हरियाणा में कुछ समय से जाट कह रहे हैं कि भाई जाट हम पिछड़े हुए हैं आर्थिक आधार पे, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। यानी कोई भी आदमी कह दे कि हमारा सरकारी नौकरियों में रोल बहुत कम है, हम इकोनॉमिक तौर पे बहुत गरीब हो गए हैं, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन अगर दिखती है, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये भी कानून में लिखा हुआ है। पिछड़े वर्ग जो भी हैं उसके लिए, उनको मतलब इनडायरेक्ट वे में मतलब ये हो गया, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। अगर ये जरूरत पड़ रही है सरकार को, तो वो उसके लिए क्या कर सकती है, अलग से कानून बना के उनको वो दे सकती है। अब देखिए आर्टिकल 16 हम पढ़ ही रहे हैं। आर्टिकल 16 में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने को जा रहे हैं। आर्टिकल 16 के सब क्लोज 4 में, आर्टिकल 16 के क्लोज 4 में क्या कहा गया है, पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। अरे यही तो पॉइंट मैंने पहले बताया कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकार नौकरियों में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी आरक्षण उनको दे सकती है। तो ये पॉइंट याद रखना, आरक्षण का मामला यहीं से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से ही, ठीक है ना, आर्टिकल के क्लोज 4 से। इसके आधार पे 1953 में जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर एक प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। ये भाई पिछड़ी जातियों के लिए एक आयोग बनाया गया और 1953 में यह आयोग क्या करेगा, ये बताएगा कि कौन सी जाति पिछड़ी है, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, अरे कौन सी जाति पिछड़ी नहीं है, किसको आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए, या कौन सा वर्ग पिछड़ा है, कौन सा वर्ग पिछड़ा नहीं है। ये सारा इनको काम दिया गया था काका। और ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग जो था आयोग था, इस आयोग का अध्यक्ष कौन था, काका साहेब कालेलकर। काका साहेब कालेलकर इस आयोग का अध्यक्ष था, इसलिए इस आयोग का दूसरा नाम क्या है, काका साहेब कालेलकर आयोग। हालांकि इस आयोग की रिपोर्ट को नहीं माना गया, तो इसलिए इस आयोग की रिपोर्ट को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर क्या हुआ, इसी आर्टिकल के ध्यान में रखते हुए 16(4) को ध्यान में रखते हुए ही एक द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। आपको पता ही होगा 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, आपातकाल 77 तक चला था। फिर फाइनली आपको पता ही होगा जनता पार्टी की सरकार आएगी। जनता पार्टी की सरकार ने क्या बनाया, मंडल आयोग बनाया। मंडल आयोग क्या बनाया, इसका मतलब द्वितीय पिछड़ा आयोग बनाया 1978 में। और द्वितीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था, बीपी मंडल थे। इस दूसरे पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, इसलिए इस दूसरे आयोग को मंडल आयोग भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि मंडल आयोग, पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए जो मंडल आयोग बनाया गया था 1978 में, वो कब बना था, 1978 में बना। मंडल आयोग कब बना, कई बार पेपर में पूछा जाता है। मंडल आयोग 1978 में बना। उस समय पर जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। अब हुआ क्या, जो मंडल आयोग है, मंडल आयोग ने जो सिफारिश दी, हालांकि मंडल आयोग आया 1978 पे, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1989 में। और जब ये मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट दी देना मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पे। मंडल आयोग ने जब अपनी सिफारिश दी, तो ठीक है, सिफारिश दी, वो पैक करके रख दी भाई कि क्या 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 बताया मंडल आयोग ने। क्योंकि मंडल आयोग ने तो सिंपल ये कहा था कि ओबीसी जातियों को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण हमें देना चाहिए। ठीक है भाई, दे दिया, कोई नहीं, उसने कह दिया। बट ये बात लागू नहीं हुई थी। लागू कब की गई, मंडल आयोग द्वारा बताई गई ये बात कि अदर अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण दे देना चाहिए, ये बात लागू की गई 1989 में। और 1989 से 1990 तक, 1989 से 1990 तक हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग द्वारा बताई गई जो सिफारिशें थी, उनको 1989 में लागू कर दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही इन बातों को लागू कर दिया।
और लागू करते ही क्या हुआ भाई, ये लगा लो कि दंगे होने स्टार्ट हो गए एक टाइप से। बहुत सारे बच्चे यार जनरल कैटेगरी के, उनको बहुत बुरा लगा, उनको लगा कि यार ओबीसी को इतना ज़्यादा, अदर बैकवर्ड क्लासेज को जब इतना ज़्यादा आरक्षण मिल जाएगा तो फिर हमारी नौकरी लगनी तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी हो जाएगी, आरक्षण इतना ज़्यादा होने को जा रहा है। क्योंकि हुआ क्या था, देखिए पहले मामला अभी कोर्ट में गया नहीं है, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये बात लागू कर दी। बट हुआ क्या, 1991 में क्या होता है, 1991 में जो सरकार आती है, उस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो आर्थिक तौर, जो जर्नल कैटेगरी के हैं, जो मतलब सामान्य जाति से आते हैं और जो आर्थिक तौर पे गरीब है, उनके लिए नौकरियों में 10% आरक्षण दे दिया गया। हुआ क्या, पहले जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय से ही, जब संविधान बना उसी समय से ही एससी कैटेगरी को 15% आरक्षण मिला हुआ है, एसटी कैटेगरी को 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। और ये 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके यहाँ पर एक काम और कर दिया गया है, ओबीसी को भी कितना परसेंट आरक्षण दे दिया गया, अदर बैकवर्ड क्लासेज को 27% आरक्षण दे दिया गया। इस प्रकार टोटल आरक्षण कितना हो गया, टोटल आरक्षण हो गया 49.5, यानी 49.5% आरक्षण हो गया टोटल। ठीक है ना, अभी भी मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा 1991 में, 1991 में कोर्ट में मामला जाएगा। क्यों जाएगा 1991 में कोर्ट में मामला, कारण क्या होता है, 1991 में 10% आरक्षण और दे दिया गया। और यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, 1900 जब ये 10% आरक्षण और दे दिया गया तो टोटल आरक्षण कितना हो गया भाई, 49.5% में 10% और जोड़ दो, 59.5 आरक्षण हो जाएगा ना। और अब ये आरक्षण 50% से भी ज़्यादा हो गया। जब ये आरक्षण 50% से भी ज़्यादा हो जाएगा तो अब तो भैया मामला कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। तो हुआ क्या, इंदिरा साहनी जो औरत है, इन्होंने क्या कर दिया, इंदिरा साहनी ने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिया कि भैया इतना आरक्षण देना, मतलब 50% से भी ज़्यादा आरक्षण देने का मतलब क्या है। 1992 में ये काम किया गया। 1992 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, नरसिम्हा राव। कौन थे, नरसिम्हा राव थे। हालांकि 1991 में भी क्या थे, जब ये आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया था तब भी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। और नरसिम्हा राव के टाइम पर ही ये मामला कहाँ चला गया, ये कोर्ट में मामला चला गया। अब जब कोर्ट में मामला चला गया तो अब क्या हो गया, मंडल केस के नाम से जाना जाता। क्यों, क्योंकि ये रिपोर्ट दी किसने थी, बीपी मंडल ने रिपोर्ट दी थी। मंडल आयोग की तो रिपोर्ट थी ये, जिसके ऊपर ये केस चल रहा है, जिसमें कहा था, मंडल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। और इस बात को लेकर ये मामला कोर्ट में चला गया। मंडल केस में न्यायालय ने आरक्षण की व्यवस्था पर विचार किया दोबारा से, और कुछ अमेंडमेंट के बाद यही स्वरूप इस टाइम पर बना हुआ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब देखिए, आप न्यायालय के अनुसार आर्टिकल 14 और 16 को मिलाकर पढ़ना चाहिए। ध्यान से देखना, आर्टिकल 14 में भी कुछ इस टाइप की बातें कही गई थी कि भाई समान परिस्थितियों में ही समान कानून लागू किए जाएंगे। ठीक है, और मान लो कि असमान परिस्थितियां हैं तो समान कानून लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है ना, समान परिस्थितियों में समान कानून लागू किए जाएंगे। तो आर्टिकल 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आरक्षण की व्यवस्था समानता के विरुद्ध नहीं है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है ये समानता के खिलाफ नहीं है। कई लोगों को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है यार, कई लोगों को तो आरक्षण दे दिया, उनकी नौकरी जल्दी लग पा रही है और हमारी नौकरी लग ही नहीं पा रही है, इसका मतलब ये खुला भेदभाव है। नहीं भाई, ये भेदभाव नहीं है, ये काफ़ी सोच समझ कर किया गया है। जब आप आर्टिकल 14 और 16 को ध्यान से कई बार पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। भारत में जाति का पिछड़ेपन का आधार माना जा सकता है, और भारत में जातियों को पिछड़ा कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता पिछड़ा, क्योंकि लंबे समय से कुछ जातियों के साथ भेदभाव होता आया है। और फिर यहाँ पर यह भी पॉइंट कहा गया है कि आर्थिक पिछड़ापन, आर्टिकल 16(4) में जो बताया गया है, 16(4) में जो बात कही गई थी उसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग की बात कही थी। आर्थिक पिछड़ा लोगों को मतलब क्या किया जा सकता है, आर्थिक तौर पे पिछड़ा लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है ना, बट उन्होंने कहा कि आर्थिक पिछड़ापन जो आर्टिकल 16(4) में कहा गया है तो उसमें मैं वर्णित शब्द पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता।
नहीं समझे आप इस बात को। आर्थिक पिछड़ापन में आर्टिकल 16(4) में वर्णित शब्द है भाई। आर्टिकल 16(4) में एक शब्द लिखा हुआ आर्थिक पिछड़ापन, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। मतलब यानी इनडायरेक्ट वे में वो ये कहना चाह रहा है कि इस आर्थिक पिछड़ेपन में जो जातियां पिछड़ी हुई है उनको शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो सामान्य कैटेगरी का आदमी है वो भी अगर गरीब है तो वो भी आर्थिक पिछड़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन में आर्थिक कंडीशन भी देखी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि वो सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है या नहीं है। तो बहुत सारी जातियां हैं जो पैसे के तौर पे भले ही पिछड़ी हुई है पर सामाजिक तौर पे इतनी पिछड़ी हुई नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा गया इस पॉइंट के आधार पे जो हमारी न्यायपालिका उसने कह दिया कि जो 10% आरक्षण दिया गया है जनरल कैटेगरी वालों को इकोनॉमिक बेस पर 1991 में जो रिजर्वेशन दिया गया है 10%, जिसके कारण आरक्षण 50% से भी ज्यादा हो गया, तो इस आरक्षण 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था और कर दी भाई, पिछड़े वर्ग के दौरान भाई कोई आदमी है जो कहता है मैं एससी कैटेगरी में हूँ, मैं एसटी कैटेगरी में, मैं ओबीसी में आता हूँ, अदर बैकवर्ड क्लासेज में आता हूँ, और वो बहुत ही मान लो कि कोई पिछड़े वर्ग में आता है, मान लो कोई आदमी है और उसने आरक्षण की सहायता लेकर कोई पिछड़े वर्ग का आदमी आईएएस बन गया और फिर उसके बच्चे भी आरक्षण का फायदा उठाते हैं, तो न्यायालय ने कहा यार क्या मतलब है यार, तुम ऑलरेडी आईएएस बन गए हो और तुम्हारी कंडीशन में सुधार अभी भी नहीं हो तो फिर कब होगा, तुम तो अब क्रीमी लेयर में आते हो, तुम अच्छी कंडीशन में आते हो। तो न्यायपालिका ने कहा कि जो आदमी अच्छी कंडीशन में चला गया है, जो अच्छे पैसे कमा रहा है, बट वो पिछड़ी जातियों में काउंट किया जाता है, बट वो आज अच्छे पैसे कमा रहा है, तो अब उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी गई। पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा और ये भी कह दिया गया प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा। देखो भाई एक कमाल की बात बताता हूं, न्यायपालिका ने अपनी तरफ से क्या कहा। न्यायपालिका ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में क्या कहा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों कही ये बात, अरे वो बात इसलिए कही ना क्योंकि यार जिसकी नौकरी लग गई है तो अब उसको प्रमोशन में भी आरक्षण क्यों चाहिए। अब वो अच्छे पैसे वो कमा रहा है, अच्छी शिक्षा वो ले सकता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, नौकरियों में नौकरी लगने के बाद प्रमोशन में भी आरक्षण, क्या मतलब इस बात का। तो न्यायपालिका की बात बिल्कुल यहाँ पर सही है, बट हुआ क्या, अब देखिए वोट का सिलसिला देखिए। कांग्रेस ने वोट हासिल करने के लिए जिस टाइम पर ये 1995 की बात है 77वां संशोधन कर दिया, क्योंकि 91 से 96 तक नरसिम्हा राव की सरकार थी भाई। 95 में ये संशोधन किया जा रहा है, 96 में इनकी सरकार जानी है और फिर चुनाव होने हैं। तो जाते जाते कांग्रेस ऐसा काम करने जा रही है ताकि एससी और एसटी कैटेगरी की उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, वोट मिल सके। और हुआ क्या, 1995 में उन्होंने 77वां संविधान में संशोधन कर दिया ताकि नौकरियों में प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया। एक तरफ न्यायपालिका पहले मना कर रही थी और ये जनाब है जो पीवी नरसिम्हा राव है जो कांग्रेस है, 1995 में लोगों को नौकरियों में भी प्रमोशन, मतलब नौकरी के बाद भी प्रमोशन में भी आरक्षण दे रही है। हुआ क्या, ये 95 वाली बात है, अब ये बात हमारी चलती रही ऐसे ही, ठीक है। यानी एससी एसटी को धड़ल्ले से नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मिलता रहा, ठीक है। बट प्रॉब्लम हुई कहाँ पर, प्रॉब्लम हो गई 2006 में, ये वाला नौकरियों मतलब प्रमोशन का मामला, नौकरियों में प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। एम नागराज ने केस कर दिया। एम नागराज का केस था, सरकार के खिलाफ था। न्यायालय ने पदोन्नति के आरक्षण पर विचार किया। न्यायालय के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण स्वतः नहीं मिलेगा। अगर ऐसा आरक्षण किया जाता है तो इन वर्गों से संबंधित तथ्यपरक आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे भाई। इनडायरेक्ट वे में इस पूरी बात का मतलब ये हो जाएगा कि जिस जाति के आदमी को आरक्षण मिलने जा रहा है प्रमोशन में, उसको ऐसे डाटा दिखाने पड़ेंगे सरकार को, देखो भाई मैं पिछड़ा हुआ हूँ, हमारी हैसियत बहुत पिछड़ी हुई है, इसलिए हमें नौकरी में तो आरक्षण मिला ही मिला था, अब हमें प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात उसको अपने डाटा देकर साबित करना पड़ेगा। बट क्या होता है, इंडिया में तो डाटा बना लिया जाता है ना। आगे देखेंगे, आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है। नागराज के केस में ही क्या बोल दिया, कोर्ट ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इस बात का मतलब डियर स्टूडेंट ये नहीं है, ये जो लिखा है यहाँ पर, जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि मान लो कि सरकार ने कोई कानून बना दिया, अभी जैसे यही कानून बना दिया कि नौकरियों में क्या मिलेगा, नौकरियों में
प्रमोशन में, सॉरी, प्रमोशन में क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। और मान लो अब ये सरकार ने तो कानून बना दिया, बट अब न्यायपालिका देखेगी इस कानून को, देखेगी कि ये हमारी संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुरूप है ये कानून या उसके खिलाफ है। यानी न्यायपालिका क्या कर सकती है, इस जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि अगर न्यायपालिका को कोई भी कानून सरकार द्वारा बनाया गया संविधान के अनुरूप अगर नहीं लग रहा तो न्यायपालिका उस कानून को कैंसिल कर सकती है। अब होता क्या है, अब 2019 में, पहले 2014 से 19 तक नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर 2019 में फिर दोबारा से नरेंद्र मोदी आरक्षण मतलब प्रधानमंत्री बन जाते हैं। होता क्या है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं युवाओं के लिए, हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी, हर साल ये होगा। पर होता क्या है कि 2014 से लेकर 19 तक कोई खास ज़्यादा नौकरियां मोदी सरकार ने नहीं निकाली, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं वो मोदी जी के खिलाफ हो गए। 2019 में मोदी जी को लगने लग गया कि फाइनली ऐसे करने से, चुनाव से पहले से ही मोदी सरकार कहने लगी कि मतलब हम क्या करेंगे, जनरल कैटेगरी के लोगों को नौकरियों में 10% आरक्षण देंगे, और जब हमारी सरकार चुनाव जीत जाएगी। और ऐसा ये दाव था कि भाई ताकि हमें जनरल कैटेगरी की वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, यानी हम सवर्ण आरक्षण लागू करेंगे, यानी ऊंची जातियों के लिए जो गरीब आदमी हैं ऊंची जातियों में उनको भी हम आरक्षण देंगे सरकार बनाते ही। तो हुआ क्या, 2019 में जब मोदी जी की सरकार बन गई तो 1 फरवरी 2019 को मोदी जी ने सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया। 1 फरवरी 2019 को सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया, यानी ऊंची जातियों में जो व्यक्ति गरीब हैं उनको सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दे दिया गया। तो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के नाम पर इनको आरक्षण दे दिया गया। और ये बात याद रखना, नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो 2 कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और एक पॉइंट ये भी है, बीजेपी आरक्षण के सिद्धांत का हमेशा विरोध करती रही है। ये भी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, बीजेपी हमेशा ये कहती आई है, ये जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट चला हुआ, किसी भी जाति को, बीजेपी की हमेशा विचारधारा ये रही है किसी भी जाति को आरक्षण ही मत दो, आरक्षण चीज ही खराब है। और फिर यहां पर अब देखना बीजेपी ने क्या किया, खुद आरक्षण दे रही है। मतलब जो पार्टी एक बार तो कहती है कि भाई आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए, एक पर, और यहां पर सरकार, ऐसा नहीं है कि ये आरक्षण देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि न्यायपालिका पहले ही कह चुकी थी कि 50% से आरक्षण नहीं होना चाहिए ज्यादा। बट यहां पर मोदी जी ने पूरा फैसला कर लिया था कि हम क्या करने जा रहे हैं, आरक्षण ज्यादा देने जा रहे हैं, 10%। क्यों देने जा रहे हैं, क्योंकि संविधान में संशोधन किया। इसके लिए मोदी जी ने क्या किया, संविधान में अमेंडमेंट किया, संशोधन किया 2019 में, और फिर जाके ये वाला कानून को लागू किया गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कि आरक्षण का पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।